बात कूड़ामार पॉलिटिक्स की करते हैं। जो दृश्य आपने देखा वो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का है, लेकिन राजनीति के इस अंदाज की आज पूरे देश भर में चर्चा है। इसीलिए इस वीडियो में छिपी खबर को हमने भारत की बात में अपनी कवर स्टोरी बनाया है। ये तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं, जिन्होंने राज्य में एक कॉलेज छात्रा के साथ हुई यौन शोषण की वारदात के विरोध में प्रतिज्ञा ली है। खुद को 6 कोड़े मारने की सजा देना भी उसी प्रतिज्ञा का ही एक हिस्सा है। कोड़े मारने की सजा के साथ के अन्नामलाई की प्रतिज्ञा में जूते चप्पल ना पहनने और 48 दिनों तक उपवास रखने का प्रण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक वो राज्य की सत्ता पर काबिज डीएमके को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक किसी भी तरह का जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। इस प्रतिज्ञा को लेने के साथ ही उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ही अपने जूते उतारकर हाथों में ले लिए। इसके बाद नंगे पांव अपनी कार तक जाते हुए उन्हें देखा गया। वैसे भारत प्रतिज्ञा प्रेमी देश रहा है। यहाँ महाभारत के पात्र भीष्म पितामह से लेकर चाणक्य तक समय समय पर कई महापुरुषों ने अलग अलग काम को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा ली। यही नहीं, नया साल नजदीक है, ऐसे में हम और आप भी कई तरह की प्रतिज्ञा और संकल्प करते हैं कि नए साल से ये शुरुआत करेंगे या फिर अपनी किसी बुरी आदत को त्याग देंगे। इसके अलावा भी कई बातें होती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में सियासी प्रतिज्ञा लेने का पूरा इतिहास रहा है। चाहे वो जयललिता रही हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, सब ने अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से विरोधियों के खिलाफ प्रण लिए, जिन्होंने दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत तक सुर्खियां बटोरी। इसीलिए आज हम राजनीति के इसी मॉडल का विश्लेषण करेंगे। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से इसका कनेक्शन भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अन्नामलाई ने ये प्रतिज्ञा ली क्यों है। के अन्नामलाई का ये क्रोध अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुई वारदात के खिलाफ है। कॉलेज परिसर में हुई इस घटना के बाद से राज्य की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी समेत प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्य की सत्ता पर काबिज डीएमके की स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई महिला संगठन भी घटना के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई इस लड़ाई को और आगे ले गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पहले जूता चप्पल उतारने वाला प्रण लिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह कोयम्बटूर में अपने आवास के बाहर खुद को कोड़े मारने की सजा दी। अन्नामलाई ने बिना वस्त्र धारण किए खुद को 6 कोड़े मारे। आखिरी कोड़े के बाद उनका एक समर्थक उनसे आकर लिपट गया। खुद को कोड़े मारने की सजा देने के बाद वो समर्थकों के बीच पहुंचे। अन्नामलाई को देखकर उनकी महिला समर्थक भावुक हो गई और रोने लगी। इस दौरान वो खुद भी भावुक हो गए। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, and this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. Coming 2026, our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. चेन्नई की प्रसिद्ध अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने बताया कि 23 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब जब वो अपने पुरुष मित्र के साथ थीं, तब एक अज्ञात शख्स ने उन्हें धमकाया, लड़की का यौन शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोट्टूर के गुणशेखरन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी कॉलेज परिसर के पास ही बिरयानी बेचता है, लेकिन आरोपी गुणशेखरन के सियासी कनेक्शन से भी राज्य में नया घमासान छिड़ गया है। के अन्नामलाई ने 25 दिसंबर को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आरोपी की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने डीएमके सरकार को घेरने की कोशिश की। इन तस्वीरों में आरोपी गुणशेखरन डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा डीएमके के और भी नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ हैं। अन्नामलाई ने दावा किया है कि यह आदतन अपराधी है और सत्ताधारी डीएमके का सदस्य है। हालांकि इन आरोपों पर तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा है कि यौन शोषण का आरोपी डीएमके का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। लेकिन बीजेपी को डीएमके की दलीलें रास नहीं आ रही और वह इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होकर सवाल पूछ रही है। स्टालिन सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग हो रही है। छात्र छात्राएं और महिला संगठन भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एकमात्र चैनल है जो दक्षिण की इस घटना को विस्तार के साथ देश के सामने ला रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब यह मामला अदालत तक जा पहुंचा है। मद्रास हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु में हो रही राजनीति और विरोध प्रदर्शन के बीच के अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा वाला स्टैंड लेकर डीएमके के खिलाफ एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। इस नए नैरेटिव के केंद्र में 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी है और दक्षिण भारत की राजनीति में चली आ रही प्रतिज्ञा वाली सियासी परंपरा भी है। दक्षिण में सियासी प्रतिज्ञा वाली परंपरा का चैप्टर खोलने से पहले आपको के अन्नामलाई का परिचय देते हैं ताकि इस पूरे विमर्श को आप और ज्यादा आसानी से समझ सकें। के अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं। 2020 में अन्नामलाई ने बीजेपी के साथ सियासी पारी की शुरुआत की थी। अन्नामलाई राज्य में अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष है। पुलिस सेवा में अपनी सख्ती के लिए उन्हें सिंघम के नाम से भी पहचान मिली। सियासी सफर में भी अन्नामलाई आक्रामक होकर राजनीति करते हैं। विरोधियों के खिलाफ उनके तेवर काफी तल्ख होते हैं। प्रतिज्ञा वाला प्रण भी उनके इसी अंदाज का हिस्सा है। लेकिन इस प्रण के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी तमिलनाडु में अपनी राजनीति को नई दिशा दे रही है। वो परंपरागत जय श्री राम के नारे के बजाय दक्षिण में वेट्रीवल मुरुगन पर फोकस कर रही है। इसके टारगेट पर 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की कोशिश खुद को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़ना है। यही वजह है कि अन्नामलाई ने 48 दिन की मुरुगन दीक्षा शुरू की है। इससे पहले नवंबर 2020 में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने वेट्रीवेल यात्रा की शुरुआत की थी। वेट्रीवेल का आशय भगवान मुरुगन से है, जो देवी पार्वती के बेटे हैं। भगवान मुरुगन को तमिल संस्कृति में तमिल देवता के रूप में पूजा जाता है। तमिलनाडु में भाजपा की वेट्रीवेल मुरुगन की रणनीति यह दर्शाती है कि वह राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अपनी राजनीति का आधार बनाना चाहती है। साथ ही भगवान मुरुगन के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी साधना चाहती है। इसके जवाब में डीएमके ने भी भगवान मुरुगन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की रणनीति को लेकर राज्य में एक सांस्कृतिक संघर्ष तेज हो गया है। बीजेपी की वेट्रीवेल यात्रा और मुरुगन दीक्षा तमिल जनता की धार्मिक भावनाओं को केंद्र में रखकर है। वहीं सत्ताधारी डीएमके इसे द्रविड़ियन राजनीति पर एक हमला मानती है। दोनों के बीच में यह राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव 2026 के विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। हालांकि के अन्नामलाई दक्षिण भारत के पहले नेता नहीं है जो प्रतिज्ञा वाली राजनीति कर रहे हैं, बल्कि दक्षिण भारत के सियासी गलियारों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते रहे हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की प्रतिज्ञा हो या फिर दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की प्रतिज्ञा रही हो। उन्नीस नवंबर 2021 की ये तस्वीरें देश भूला नहीं है, जब तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे।
वो मीडिया के कैमरों के सामने फूट कर रोए। नायडू अपनी पत्नी के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणियों से आहत थे। टीडीपी अध्यक्ष ने कहा था कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में सभी अपमान सहन किए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। इसको लेकर पहले विधानसभा में हंगामा हुआ। बाद में जब वो मीडिया से बात करने आए तो इस तरह अपनी भावनाओं को जाहिर किया। नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो महाभारत में पांडवों की मौजूदगी में कौरवों के हाथों द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ जैसा था। इसके बाद ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो राज्य विधानसभा चुनाव जीत नहीं जाएंगे तब तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। नायडू की इस प्रतिज्ञा का परिणाम ये हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। टीडीपी को 135 सीटें मिली और उनके सहयोगी जनसेना को 21। बीजेपी ने 8 सीटें जीती। एनडीए ने कुल मिलाकर 164 सीटें जीतकर सरकार बनाई। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु दक्षिण की राजनीति में जयललिता की प्रतिज्ञा भी काफी चर्चा में रही है। मार्च 1989 में उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके नेताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। ये सियासी गलियारों में साड़ी कांड के तौर पर चर्चित हुआ। इसके बाद जयललिता ने शपथ ली कि जब तक वो सीएम नहीं बन जाएंगी सदन में नहीं आएंगी। इसके बाद 1991 में वो मुख्यमंत्री बनकर सदन पहुंची। इसके अलावा उत्तर भारत में भी राजनेताओं के बीच प्रतिज्ञा वाला ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए पगड़ी पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। बाद में नीतीश एनडीए में शामिल हो गए। जुलाई 2024 में सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई और अपना सिर मुंडवाने के बाद राम मंदिर में अपनी पगड़ी समर्पित की। तो चंद्रबाबू नायडू, जयललिता समेत दक्षिण भारत में तो ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं की सियासी प्रतिज्ञा का परिणाम चुनावी सफलता के तौर पर मिला है। क्या वाकई सियासी प्रतिज्ञा जनता की सहानुभूति हासिल करने का एक तरीका है? दक्षिण की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या राय रखते हैं, वो भी सुनिए। ये जो मूव है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग जो हैं वो बहुत भावुक लोग होते हैं और काफ़ी इमोशनल लोग हैं, और इस तरह की बात जब कोई राजनेता करता है और जिस तरह का ये बयान उन्होंने दिया है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में एक तार उनके साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकता है, और उससे ज़्यादा इसका कुछ एक ड्रामेटिक चेंज हो राजनीति में तमिलनाडु की, ऐसा होते मेरे को नहीं दिख रहा है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो प्रतिज्ञा लेना किसी का भी निजी विषय है। हालांकि प्रतिज्ञा का मकसद हर बार कुछ पाना ही नहीं होता, लेकिन हमारे राजनेताओं की प्रतिज्ञा पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा में विरोधी के नुकसान का प्रण होता है और चुनाव में सियासी फल वाली कामना होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।